गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 फिजिक्स में फिजिक्स का ये थर्ड चैप्टर है और एनसीईआरटी की बात करें तो ये चैप्टर 12 है। चैप्टर 10 आपका लाइट था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। चैप्टर 11 था आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वो भी कंप्लीट हो गया। तो आज फिजिक्स का थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है, इलेक्ट्रिसिटी। हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेजेस जो एनसीईआरटी में दिए वो पढ़ने हैं और डिटेल में इसके बारे में आप सीधा क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके पढ़ते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी में क्या कंसेप्ट है, हमें क्या पढ़ना है। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। आज की सिनेरियो में बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम अपनी लाइफ बड़ा संभव ही नहीं समझ सकते हैं ना, पॉसिबल नहीं है। अगर 3 घंटे भी लाइट ना आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने लग जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर ए वैरायटी ऑफ यूजेस इन होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री एंड सो ऑन। मतलब हम ह्यूमन पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक डेली रूटीन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे हमारे घर के अप्लायंसेस चलते हैं, हमें लाइट मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। रोड्स की बात करें तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे ट्रेन चलती है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारी ट्रेन नहीं चलेगी, है ना। किसी भी सिस्टम में आप कहीं भी देखें, इंडस्ट्री हो, स्कूल हो, कोई छोटा ऑफिस हो, बड़ा ऑफिस हो, है ना, फैक्ट्रीज हो, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम कुछ भी नहीं है आज के डेट में। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। So it plays a vital role for our society. तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, 12th में पढ़ना है डिटेल में, और उसके आगे हायर स्टडीज है। तो 10th में जो आपको पढ़नी है वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ना है। उसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की रिलेशन पढ़नी है, जिससे ओम्स लॉ आता है। फिर रजिस्टर्स पढ़ने हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। रजिस्टर्स का सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली टॉपिक हमारी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में। जो हमारा मेन है आपका है वो चार्ज, है ना। चार्ज क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 तरह के चार्ज बताए थे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये 2 चार्ज हैं। किसने बताए थे? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं, उसके बारे में डिटेल थोड़ी देर बाद जाएंगे। पहले हमें ये बता दिया कि चार्ज 2 तरह के होते हैं। अब आते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। जो हमारे साइंस में और फिजिक्स में फंडामेंटल पार्टिकल को एज्यूम किया गया है वो क्या है ना? सबसे पहला है आपका न्यूट्रॉन। इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता, है ना। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0। ठीक है, दूसरा है आपका प्रोटॉन। इसको P से डिनोट करते हैं। इट इज considered as a positively charged particle. Positively charged particle. ठीक है, और तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन। इसको हम स्मॉल से डिनोट करते हैं।
ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो हमारी यही 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिससे सारे पार्ट मैटर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसे ही फंडामेंटल पार्टिकल नाम दी गई है। अब सब में एक चीज आ रही है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है ना, तो बात आती है कि चार्ज है ना, चार्ज क्या है। ठीक है, तो जैसे हर एक पार्ट बॉडी है उसका मास है, तो मास के साथ चार्ज भी एसोसिएट हुआ है। ठीक है, जहाँ मास है वहाँ चार्ज है हर बॉडी में। तो हम चार्ज को कह सकते हैं, चार्ज इज न बिगिनिंग लेवल पे हम चार्ज को स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है, मतलब चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं है। पर जब आप हायर स्टडी करेंगे तो चार्ज को एक फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं मानी गई है। तो चार्ज जो है आपका एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, इट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, जहाँ मास है वहाँ चार्ज होगा। और इस चार्ज का काम क्या है, इसी चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो कर सकती है या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकती है ना। तो हर बॉडी इलेक्ट्रिक फेनोमेना शो करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका अट्रैक्शन या रिपल्सन आएगा। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा ना कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या चार्ज की प्रॉपर्टी है कि प्लस प्लस में रिपल्सन हो जाएगा, माइनस माइनस में रिपल्सन हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस अट्रैक्ट करेगा, एक माइनस एक प्लस अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो उसी तरह से हर बॉडी की ही अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी है चार्ज। जैसा मैंने बताया कि चार्ज इज द intrinsic property of a body by virtue of it experiences electric and magnetic effects, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दूसरी तरह से बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में किसी और तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो चार्ज बॉडी का एक प्रॉपर्टी है और इसकी जो एसआई यूनिट है उसको हम कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इसको कूलम लिखा है। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके ऑनर में ऐसा यूनिट दी। तो जब मैं पूरा कूलम लिखूंगा तो इसका सारा लेटर जो है स्मॉल होगा, कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा। जब आप एक लेटर जैसे फर्स्ट लेटर इसको कैपिटल कर देंगे तो वो साइंटिस्ट का नाम हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब सारा लेटर स्मॉल होगा तो ये यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ चार्ज। और इसको सिंबल में लेटर कैपिटल सी से डिनोट की जाती है। मतलब हम सिर्फ कैपिटल सी लिखते हैं, इसका मतलब है ये चार्ज का ऐसा यूनिट है। ठीक है, बात समझ में आई है ना। तो ये चार्ज होता है। बात आती है करंट की, है ना। तो जब करंट होता है वो चार्ज की वजह से होता है, चार्ज फ्लो करेगा वही करंट होगा। तब सबसे पहले आप ये देखिए कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है ना, ये फंडामेंटल पार्टिकल आपको कहाँ मिलते हैं। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो जैसे एक एटम लेते हैं, है ना। एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी सब्सटेंसेस। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक एवरी सब्सटेंसेस। इसी का मिल करके बना है कोई भी सब्सटेंस। जैसे मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सब में पहले एटम एटम मिल करके मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बना, है ना। इस तरह से हमारा मैटर बनता जाता है, स्ट्रक्चर लिखा जाता है। तो सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है, लिक्विड बन जाता है और गैस बन जाता है। ठीक है, अब आ जाइए एटम। तो एटम के अंदर क्या है आपका, जब हम एटम की बात करें तो एटम का जो सेंट्रल कोर है, मान लो ये पूरा एटम का एक साइड है। ठीक है, दिस इज एटम। अब इस एटम में 2 पार्ट होते हैं,
एक आपका सेंट्रल कोर है, मतलब सेंट्रल पार्ट है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, ठीक है, या कोर ऑफ एटम कह सकते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका, जैसे अगर मैं ये जो प्लस साइन वाला मैंने बनाया, ठीक है, इसकी जो साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये लगभग 10⁻⁻15 मीटर, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर है। और साइज ऑफ एटम, इस एटम की बात करें तो ये बड़ा साइज है, तो साइज ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, और ये होता है आपका 1 फर्मी मीटर, 1 फर्मी मीटर मतलब 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है कितना बड़ा होता है, मतलब एटम कितना, मतलब बीच में खाली स्पेस है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर, तो कितना बड़ा है एटम का साइज, न्यूक्लियस के साइज से कितना बड़ा होगा। आप देखिए 10⁻⁻10 है ना, इसमें सॉरी 10⁻⁻15, इसमें आप 10⁻5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻⁻10 आ जाएगा। मतलब ये क्या निकला साइज ऑफ न्यूक्लियस, और ये क्या है साइज ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस के साइज में 10⁻5 गुना बड़ा होगा। एटम इज 10⁻5 टाइम्स बिगर देन न्यूक्लियस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो फंडामेंटल पार्टिकल इसी एटम में होंगे, तो कैसे होंगे, तो वो हम देखते हैं। तो जब आपको एटम की बात कर रहे हैं, है ना, ये एटम है, इसकी रेडियस मान लो मैं इसको r0 लिखूंगा, r0 आपका हो गया 10⁻10 मीटर, यहीं पर आपका न्यूक्लियस आ गया, है ना। इसकी जो रेडियस होगी ये rn मान, तो rn आपने पढ़ा हुआ 10⁻15 मीटर, और ये एम्प्टी स्पेस है। इस न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव पार्टिकल, और जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो इसके बाहर इस तरह से रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पार्टिकल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है लाइटेस्ट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इज लाइटेस्ट, तो इसके पाथ को देखना और एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, ये इतना आसान नहीं कि हम इसको नेकेड आई से देख लें, ठीक है। तो इसको देखने के लिए बहुत बड़ी अपरेटस लगती है, लैब में इसको हम एनालाइज कर सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो कहने का मतलब इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम लोकेट नहीं कर सकते। ये दोनों तो रेस्ट में, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेस्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, तो कोई चीज लाइट की स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रही है, तो आप कैसे उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है ना। इस वजह से इसकी जो पाथ हम दिखाएंगे वो ऐसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का पाथ ये हो गया, दूसरा पाथ ये हो सकता है, तीसरा पाथ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, बहुत सारे सर्कुलर पाथ हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल आप ज़्यादा जानेंगे, बाद में आगे पढ़ेंगे। तो अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन आपका लाइटेस्ट है और प्रोटॉन आपका, न्यूट्रॉन आपका हैवीएस्ट है, न्यूट्रॉन इज हैवीएस्ट,
प्रोटॉन। तो अब अगर मास की बात की जाए तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा आपका 9.1 into 10⁻31 kg and charge on electron ये आता है 1.6 into 10⁻19 कूलम। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्जेस इसको हम माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है आपका 1.66 into 10⁻27 kg। थोड़ा हैवी हो गया इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये आपका आएगा प्लस 1.6 into 10⁻19 कूलम। तो आप देखो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होते हैं, बस साइन अलग होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स एक वर्ड आया है किसके लिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इसके लिए आपका इसे कॉमनली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो ये सारे क्या आपके समरी है, किसे क्या बोली जाती है। तो ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल और ये एटम का हमारा आइडियल है। अब बात आता है कि जब आपकी कोई भी सब्सटेंस है उनकी बिल्डिंग ब्लॉक तो एटम है, एटम से मिलकर के ही बनी है ना। तो उसमें प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, वही आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो वो तो मूव करेगा, मूव कौन कर रहा था? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं फ्रिक्शन से, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिल्कुल डिफरेंट चीज बताई है ना। अभी आपने ये पढ़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि प्रोटॉन तो मूव करेगा नहीं, है ना। और हम चार्ज को मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को मूव कराते हैं, तो वो कौन सा पॉजिटिव चार्ज है? तो जो पॉजिटिव चार्ज मूव करती है वो कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, मैं सिर्फ रिजल्ट बता रहा हूँ आपको क्योंकि डिटेल आपको 12th में पढ़ना है। इसमें इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया था कि अगर कोई बॉडी, ये कोई बॉडी है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए, है ना, इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाती है, हेलो, ठीक है। हेलो, बताइए। देखिए मैं अभी रीजनल क्लास कर रहा हूँ, तो आपको दिन के 11 बजे में पहले फोन करते हैं या फिर शाम के 6 बजे के बाद, ठीक। तो देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर एक बॉडी है और इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी वजह से अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए, है ना, तो क्या होगा, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी,
तो इसका दूसरा नाम क्या हम बोलेंगे, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो मतलब यहाँ से निगेटिव चार्ज निकला तो ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी, जहाँ से निकलेगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जैसे नंबर 9 पे भी देखो है ना, जैसे -5 है, -4 है, -3 है, अगर ये नेगेटिव नंबर हम हटाते चले जाए तो हम किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना। तो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इसका मतलब वो बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बात किसने बताई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज का पूरा मतलब ही बदल गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ऐसे बॉडी पे आएगी है ना, जैसे मैंने इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया, इसका मतलब हो गया कि इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज तभी आए हैं जब इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, या इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, बात समझ में। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है या उससे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी। तो इसी को कहेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ऑन द अदर हैंड, अगर बॉडी पे ये कोई बॉडी है, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हम देते जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर्स बढ़ जाएगी है ना। तो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन आने का मतलब हो गया कि इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। सो देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाने से ये बॉडी जो है अब निगेटिवली चार्ज बन जाएगा है ना। तो इसी को क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज। और फिर यही बॉडी पे आप ऐसे नेगेटिव चार्ज शो कर देंगे, ये बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज होगी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कॉइन किया, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एक की रोल प्ले कर रहा है। इलेक्ट्रॉन है क्या, आपका फंडामेंटल पार्टिकल है जो नेगेटिवली चार्ज मानी गई है, इसका मास और चार्ज हमने बताया ये। ठीक है, तो अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्लस माइनस ई का कांसेप्ट शो कर दिया। अब प्लस माइनस ई क्या होगा, प्लस ई पॉजिटिव चार्ज और माइनस ई नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, क्लियर हुआ। तो अब आप ये समझिए, यहाँ का प्रोटॉन से कोई लेना देना इसको नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और इसको हम माइनस ई से डिनोट करते हैं, और ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10⁻19 गुना, तो ये माइनस ई आएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज हम क्या कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा प्लस ई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो बॉडी से निकल गया और इसकी वैल्यू हो जाएगी फिर प्लस 1.6 × 10⁻19 गुना। तो ये जो प्लस माइनस ई आया, यही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, समझ में आएगा। अब ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग है, फंडामेंटल पार्टिकल से पॉजिटिव चार्ज कहना नेगेटिव चार्ज कहना बिल्कुल अलग हो गया। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी में जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात होगी तो आपका ध्यान किधर जाएगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और जिस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, स्टोर होगा,
वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगी। और इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं, प्लस माइनस ई। अब देखिए चार्ज की यूनिट बताई गई थी आपको कूलम, है ना। तो ये 1 कूलम कितनी वैल्यू होगी, या 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो आप ऐसे समझिए कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में कूलम चार्ज, ये जो चार्ज है किसका है, एक इलेक्ट्रॉन का है, 1 इलेक्ट्रॉन का है ना। मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का हुआ। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम चार्ज बनेंगे। तो अगर मैं यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करूं तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻19 है ना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 कूलम चार्ज जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके, है ना, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलम चार्ज बनेगा। सो वी कैन से कूलम इज अ बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। कूलम जो है एक बड़ा यूनिट है चार्ज का। तो फिजिक्स में या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में हम स्मॉलर यूनिट से डील करते हैं। अब वो स्मॉलर यूनिट क्या होता है आपका, एक होता है मिली कूलम। मिली कूलम, इसको हम स्मॉल एमसी से डिनोट करते हैं। तो 1 मिली कूलम, स्मॉल एम इज मिली, है ना, और 1 मिली कूलम, मिली का मतलब होता है 10⁻³ और 10⁻³ कूलम। ठीक है, दूसरा हम डील करते हैं माइक्रो कूलम। इसको इस तरह से लिखी जाती है माइक्रो कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इस कन्वर्जन को याद रखना। तो पर्पस ये था कहने का कि कूलम ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है और 1 कूलम एक बिगर यूनिट है। तो हम जनरली माइक्रो मिली कूलम और माइक्रो कूलम में डील करते हैं। तो 1 कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके ही 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है ना। सिंपल प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, और भी बहुत सारी चार्ज है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। चार्ज इनवेरिएंट नेचर कहने का मतलब हो जाता है कि अगर बॉडी है उस पर मास है तो उस पर चार्ज है। अब इस बॉडी को स्पीड में ले जाओ, है ना, इस बॉडी की स्पीड बढ़ाते जाओ, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो इसका मास बढ़ेगा, है ना। तो मास ऑफ बॉडी कैसे बढ़ती है, जो आइंस्टाइन का एक रिलेशन था m0/√1 - v²/c², है ना। ये आइंस्टाइन का मास इक्विवेलेंस रिलेशन है, मास रिलेटेड इक्वेशन है। तो m0 क्या शो करता है यहाँ पे, रेस्ट मास। जब बॉडी मोशन में नहीं है तो उसकी कुछ मास होगी। ठीक है, तो ये मास जो है ये m स्पीड के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ेगा मास बढ़ने लगेगा। एज v इंक्रीजेस मास इंक्रीजेस। तो कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ा, मान लो v जो है c को अप्रोच करने लगता है। c क्या आपका स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। तो अगर किसी कोई बॉडी का स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास जाने लगता है, मतलब v अप्रोचेस c, तो ये जो टर्म है आपका नीचे में v²/c² ये अप्रोक्सीमेटली किसका हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 - v²/c² ये लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज 0 हो जाएगी। तो इससे मुझे क्या कंक्लूजन मिलेगा कि मास जो है m0/0 हो गया, और m0/0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब जो m0 था वो इंक्रीज होकर कहाँ पहुंच गया, इनफाइनाइट पे। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा। लेकिन उसी बॉडी, जिस बॉडी के साथ रिलेशन प्रूफ हो रही है,
उसके साथ चार्ज भी एसोसिएटेड है, तो मास तो बढ़ा वेलोसिटी के साथ, लेकिन चार्ज नहीं बढ़ता। चार्ज जितना था उतना ही रहेगा, चाहे बॉडी रेस्ट में हो या फिर वो मोशन में हो, है ना। चार्ज चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया? इसीलिए हम कहते हैं चार्जेस इनहेरेंट इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज, ये प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की, इनहेरेंट इन नेचर। इसका मतलब यही है, ठीक है। बात समझ में? चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर किसी बॉडी का टोटल चार्ज आपको निकालना है ना, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसका बढ़ता चला जाएगा। तो किसी बॉडी का टोटल चार्ज होगा क्या? तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, टोटल चार्ज ऑन बॉडी, हम इसको क्यू से मान लो डिनोट करते हैं, तो ये बॉडी या तो पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी। तो ये जो टोटल चार्ज आएगा आपका वो प्लस माइनस एन ई होगा। ई के बारे में तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और एन क्या आपका एन इंटीजर है, मतलब ये 0 1 2 3 ऐसे जा सकते हैं। तो जब 0 दोगे तो चार्ज तो है नहीं, इसको 0 ना लो 1 से रखो, मतलब 1 2 3 ये पॉजिटिव भी हो सकता है, -1 -2 -3 भी हो सकता है। नहीं एन को सीधा इंटीजर ही रखिए, अभी इसमें रखते हैं। तो कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला है ये आपको क्या बताएगा? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड, ये प्रॉपर्टी हो गई। तो क्वांटाइजेशन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इससे ये भी पता चलता है कि किसी बॉडी पे टोटल चार्ज जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, है ना। इससे ये पता चलता है कि एन हमेशा नंबर होगा, कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे एन की जगह आपको क्या देखने को मिला? 1/3, है ना, या आप कह दो -2/3, है ना। तो इस तरह के जो चार्जेस हैं पॉसिबल नहीं है ना। तो जब हम स्मॉल स्केल में डील करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्वांटाइज करते हैं। ये सारी चार्ज की क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं एक सेल लेते हैं। सेल जैसा कि आपको पता है क्या होता है? सेल में दो प्लेट होंगी, एक पॉजिटिव प्लेट होगा और एक नेगेटिव प्लेट होगा। तो जैसे ये सेल है, ठीक है, ये लीड वायर है और ये आपका एक मेन वायर है, ये भी कोई मेटेलिक वायर है, ये भी इज एनी मेटेलिक वायर, ठीक है। इस वायर का दो एंड है, ए और बी। इसको जब आप बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, है ना, तो करंट पास होगा। बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये क्या आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो करंट पास होगा आई, है ना, ये आई ऐसे जा रहा है। तो ये जो आई मैंने बनाया ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट आई, है ना। और इसको डिफाइन कैसे किया गया आपको? रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन नहीं है ना। जब प्रोटॉन नहीं है तो प्रोटॉन तो मूव करेगा, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसी के इक्विवेलेंट जो करंट आएगी उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किधर निकलेगा? इस सेल में इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे निकलेगा, नेगेटिव से
पॉजिटिव के लिए, है ना। यहाँ नहीं बनाना चाहिए, ऐसे लिखना ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह चल रहा है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है। अब इसी के इक्विवेलेंट आपका करंट ऐसे माना गया। तो ये जो डायरेक्शन हमने करंट की दिखाई है ना, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन कैसे चलने से करंट कैसे माना गया। तो इस आई को हम लोग कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं, जो एज्यूम की गई है कि ये इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट इतना करंट देगा, है ना, कन्वेंशनल करंट। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज निकला, हमें यहाँ से जो टोटल चार्ज निकली वो हम वैल्यू मान लेते हैं क्यू, क्यू बाई टाइम। तो यही आपका क्या होगा, करंट हो गया। अभी क्यू हो सकता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में निकलने से बना है, वो एन ही हो गया, है ना। तो ऐसे हमारा करंट हो गया। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। और यहां से चार्ज इज इक्वल टू क्या निकला आपका, करंट इनटू टाइम, है ना। तो चार्ज की जो यूनिट थी आपकी, मैंने आपको बताया था कूलम। तो ये कूलम किसके बराबर होगा, कैपिटल सी इज इक्वल टू कैपिटल ए एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर और टाइम का होता है सेकंड, है ना। तो एम्पियर into second is equal to coulomb, है ना। तो 1 coulomb is equal to 1 ampere second, ऐसे हम लिख सकते हैं यूनिट के टर्म में। इतनी बात समझ में, ठीक है। अब अगर हम आगे चले तो आप ये देखिए कि इसमें होगा क्या, करंट की बात है, करंट पास हो रहा है। तो करंट किस तरह से पास करता है, तो एज्यूम क्या किया ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, जैसे ये सेल है, आपने इलेक्ट्रॉन को बताया ऐसे जाएगा, तो करंट ऐसे गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे ये करंट है। तो ये मेटालिक वायर पे चल रहा है, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो करंट हमने ऐसे डायरेक्शन शो कर दिया, तो करंट इस वायर को थोड़ा अंदर कर बड़ा कर दो ना, समझने के लिए इस तरह से आएगा। अब अगर मान लीजिए ये पाइप है, तो पाइप से पानी कैसे जाएगी, इधर से आप पानी डालेंगे तो इधर पानी निकलेगा, है ना। तो करंट भी माना गया कि इसका जो चार्ज है, इक्विवेलेंट चार्ज, वो इसके एरिया को थ्रेड करता हुआ निकल रहा है ऐसे, है ना, इस एरिया से ऐसे पास करता हुआ निकल रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है करंट की, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो निकलेगा चार्ज, वही आपका करंट है, ठीक है। मैथमेटिकली इसको I इक्वल टू Q बाई T डिफाइन किया गया है। इतनी बात समझ में। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर, इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो स्केलर। ठीक है। तो जैसे हमने चार्ज के बारे में बताया था कि कूलम एक बिगर यूनिट है और उसकी जगह हम मिली कूलम या माइक्रो कूलम यूज करते हैं, उसी तरह से करंट में भी 1 एम्पियर एक एम्पियर यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट। अब अगर हम मिली एम्पियर ले, स्मॉलर यूनिट लें, तो मिली एम्पियर हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो एम्पियर करंट हो जाएगा 10⁻⁶ एम्पियर। तो ये वैल्यू करंट की भी इसी तरह चलती है ना। इतनी बात समझ में आई। तो करंट जो है आपका, आपने करंट को डिफाइन किया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। मतलब किसी टाइम में एक डिफिनिट एरिया को जो चार्ज थ्रेड करेगा वही आपका इलेक्ट्रिक करंट है। अब बात यह आती है कि आपने करंट का यूनिट दे दिया एम्पियर, इसका दे दिया कूलम और इसका दे दिया सेकंड। तो ये एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकंड हुआ।
तो यहाँ से एम्पियर की डेफिनेशन आती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज एम्पियर, है ना, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। Means 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. That is 1 ampere equal to 1 coulomb per second. यही आपके इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट एम्पियर की डेफिनेशन होती है। और इसके बारे में हमारे एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे आंद्रे मैरी एम्पियर। इन्होंने 1775 इन्होंने नहीं बताया था, इनका बर्थ हुआ था 1775 में, उनकी डेथ हुई थी 1836 में। तो आंद्रे मेरी एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने ही एम्पियर यूनिट दिया था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जैसे मैंने करंट के लिए यहाँ पे बनाया है, तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इस सर्किट में और भी चीजें होती हैं, तो प्राइमरी कंपोनेंट जो होगा उसके साथ हम इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होकर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। अब इसमें क्या होंगे आपके, सबसे पहले तो एक सेल होगा, है ना, जैसे ये सेल ले लिया, जैसे आप एक सिंबल ऐसे बनाते थे, ये सेल है, बहुत सारे सेल बना दिए तो क्या हो गया, बैटरी हो गया। बहुत सारे सेल जुड़ गए तो बैटरी हो गई। इस सेल है, इस सेल के साथ हमने की लगा दी। की मतलब स्विच है, मतलब इस स्विच अगर ऑफ है तो ऐसे रखेंगे, तो स्विच ऑफ होने का मतलब करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। और इस बैटरी के साथ एक बल्ब लगा दो सर्किट में, ये बल्ब लगाया, इस बल्ब के साथ सीरीज में एक हम एमीटर जोड़ देते हैं, है ना। ये एमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, करंट का मैग्नीट्यूड बताया कितना करंट पास हो रहा है ना। तो ये एक सिंपल आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ, दिस इज सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट comprising a cell, an electric bulb, ammeter, ये एमीटर है ना, ये जो दिख रही है आपकी एमीटर, एंड प्लग की, ठीक। एमीटर जो डिवाइस है इसका काम होता है करंट का रीडिंग बताना है, इस सर्किट में कितने करंट पास हो रहे हैं वो एमीटर बताएगा। और एमीटर हमेशा लोड या बल्ब के साथ सीरीज में जुड़ा रहता है, ठीक है। जब आपने इस की को ऑफ कर रखा है ना, व्हेन की इज ओपन, मतलब जब ये खुला रहेगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस सर्किट में करंट पास नहीं करेगा, ये जो एमीटर है वो 0 रीडिंग शो करेगा। व्हेन की इज क्लोज्ड, है ना, जब हम की को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हम इसको ऐसे सिंबल दे देते हैं, इसका मतलब हो गया कि की जो है क्लोज हो गया, ठीक है। तो जैसे ही की क्लोज हो जाएगी तो सर्किट में करंट पास करेगा, एमीटर
shows reading, ammeter shows reading of current। जब आप लैब में जाएंगे तो आपको आमीटर देखने को मिलेगा, आमीटर और वोल्ट मीटर दोनों देखने को मिलेगा। आमीटर हमेशा सीरीज में लगाई जाती है लोड के साथ और वोल्ट मीटर लोड के पैरेलल लगता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सारी चीजें। तो व्हेन की इज क्लोज देन आमीटर शोस रीडिंग, मतलब रीडिंग शो करने का मतलब करंट की वैल्यू बताएगा। यही आपका सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, करंट ऑफ 0.5 ampere is drawn by a filament, of an electric bulb for 10 minutes. For 10 minutes. Find amount of charge. Find amount of electric charge that flows through the circuit, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका, मतलब एक करंट है आपका 0.5 एम्पियर का, वो इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी बल्ब से पास हो रहा है, 10 मिनट तक पास हो रहा है। तो आपको बताना है कि उस सर्किट में कितना चार्ज पास किया है। ठीक है, तो चार्ज कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चन में जो डेटा है ना उसको लिख लो। तो करंट कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, लिख लिया। फिर आगे क्या दिया हुआ आपको, टाइम दिया हुआ 10 मिनट, है ना। तो टाइम का SI यूनिट सेकंड होता है, तो मुझे इसको बदलना होगा, है ना। जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो सारी यूनिट जो है एक सिस्टम में होते हैं, SI सिस्टम में। तो टाइम की SI यूनिट सेकंड होती है और यहाँ मिनट दिया हुआ है, इसको सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 600 सेकंड। ठीक है, तो करंट की वैल्यू आ गई, ये टाइम की वैल्यू आ गई। अब हम चार्ज निकाल सकते हैं। देखो चार्ज मैंने आपको बताया था क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई टाइम, या ये करंट के डेफिनेशन से आ रहा है, I/Q/T, वहीं से आता है ये। तो वैल्यू डाल दीजिए 0.5 एम्पियर इंटू टाइम क्या निकला 600 सेकेंड। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे I का डेफिनेशन क्या था Q/T, है ना। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का होता है सेकंड, और इसी करंट का यूनिट का क्या लिखते हैं एम्पियर। मतलब एम्पियर जो होता है वो कूलम पर सेकंड होता है ना। इस एम्पियर की जगह आप 0.5 को तो 5/10 लिख सकते हैं, एम्पियर की जगह लिख सकते हैं कूलम/सेकंड इनटू 600 सेकंड। सेकंड गया 1010 चला गया, तो कितना होगा 60 × 5 300 कूलम, है ना। ये चार्ज की यूनिट आ गई। या आप यहाँ से देखो कूलम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एम्पियर/सेकंड। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एम्पियर/सेकंड था, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे, इसको मल्टीप्लाई करके 300 कूलम, है ना ऐसे। तो जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यूनिट के सिस्टम पे ध्यान देना है कि सारा ऐसा सिस्टम में हो, है ना। टाइम सेकंड में होना चाहिए, करंट एम्पियर में होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ मिली एम्पियर होता है तो इसको मुझे बदलना होता है किसमें, एम्पियर में। ठीक है।
ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है।